हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 26 यूनिट 9। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 26 यूनिट 9 शासन तथा सुशासन। शासन तथा सुशासन, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। शासन संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं। शासन संचालन की गतिविधि को शासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राज करने या राज चलाने को शासन कहा जाता है, जबकि सुशासन से तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित विधि संचालन से है। विश्व बैंक के अनुसार समाज की समस्याओं और मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक अधिकार और संस्थागत संसाधनों का प्रयोग किया जाना शासन है। शासन शब्द में सु उपसर्ग जोड़ देने से सुशासन शब्द का जन्म होता है, जिसका तात्पर्य शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। अतः सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाइयों जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि उनसे वांछित परिणाम प्राप्त हो। इसके अंतर्गत बहुत सी वस्तुएं आती हैं, जिसमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन तथा सदाचार आदि शामिल होता है। प्राचीन संवाद, एंशिएंट डिस्कोर्स ऑफ गवर्नेंस। प्राचीन संवाद में के अंतर्गत अनेक दार्शनिकों के विचारों को सम्मिलित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। कौटिल्य क्या कहते हैं? भारत के मैकियावली, चाणक्य या विष्णुगुप्त जैसे नामों से विभूषित इस महान पंडित कौटिल्य का जन्म बौद्ध ग्रंथों और सामान्य मान्यतानुसार 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। कुटिल वंश में पैदा होने के कारण ही उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य ने ही सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित और धर्म से स्वतंत्र रूप प्रदान किया, जिस कारण उन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है, क्योंकि मैकियावली ने इटली में वही काम किया जो भारत में कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य की महान कृति अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आने के पूर्व विद्वानों को यह विदित था कि कौटिल्य का कोई न कोई ग्रंथ अवश्य है, परंतु इसकी स्पष्ट जानकारी तब हुई जब सर्वप्रथम तंजौर के ब्राह्मण ने वर्ष 1905 में अर्थशास्त्र की हस्तलिखित पांडुलिपि मैसूर राज्य के प्राच्य पुस्तकालय में भेंट की। इन पांडुलिपियों को प्रथम संस्करण के रूप में वर्ष 1909 में एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। कौटिल्य की महान कृति अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। इस कृति में राजनीतिक अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या तथा अनेक विषयों को समाहित किया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विचार। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूलतः राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें समस्त राजनीतिक विचारों को समाहित किया गया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य से पूर्व समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति थी। इस व्यवस्था से तंग होकर लोगों ने मनु को अपना राजा स्वीकार किया। राजा को लोग अपनी आय या अन्न का कुछ भाग कर के रूप में दिया करते थे। इस कर के बदले में राजा उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करता था। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। राज्य का उद्देश्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पूर्ण विकास की सहायता करना है। अच्छा राज्य न केवल शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने पर आधारित होता है, बल्कि
स्वस्थ और सुदृढ़ व्यवस्था पर आधारित होता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का भूमि क्षेत्र इतना हो कि वह निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनकी शत्रुताओं से रक्षा कर सके। कौटिल्य के अनुसार राज्यों के निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है द्वैध राज्य, सेकंड है वय राज्य और थर्ड है संघ राज्य। जो हमने अध्याय 4 में जो प्रशासनिक चिंतन था उसमें हमने पढ़ा था, कौटिल्य के बारे में पूरा हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम प्लेटो तथा अरस्तु के सुशासन संबंधी विचार। प्लेटो तथा अरस्तु ने सुशासन संबंधी अपने विचार दिए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। प्लेटो के सुशासन संबंधी विचार। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम परिकटियनी व पिता का नाम एरिस्टोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, किंतु उसके चौड़े कंधों के कारण इसे प्लेटो नाम दिया गया। प्लेटो के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 28 है। वैसे प्लेटो के ग्रंथ की संख्या 36 या 38 के आसपास मानी जाती है। इसके सभी प्रामाणिक ग्रंथों का यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मुख्य उद्देश्य न्याययुक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना था। इसी कारण प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का दूसरा शीर्ष न्याय से संबंधित था। अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अपने पात्रों के संवाद के माध्यम से प्लेटो ने सर्वप्रथम तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय के 3 सिद्धांतों का खंडन किया है। फर्स्ट है परंपरागतवादी सिद्धांत, सेफल्स का सिद्धांत। सेकंड है उग्रवादी सिद्धांत, थ्रीसी मैक्स का सिद्धांत। थर्ड है व्यवहारवादी अथवा ग्लेको का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। मानव आत्मा के 3 तत्व बुद्धि, शौर्य तथा तृष्णा जब उचित अनुपात में पाए जाते हैं तो व्यक्तिक न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से ही होता है। मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों में बुद्धि का तत्व होता है वे दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों में शौर्य का तत्व अधिक रहता है वे सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जिसमें तृष्णा का तत्व अधिक रहता है वे उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो का कहना है कि जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तभी राज्य में न्याय स्थित रहता है। अतः न्याय कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार प्लेटो 2 प्रकार के न्याय की चर्चा करता है। कौन से? फर्स्ट है व्यक्ति से संबंधित न्याय और सेकंड है राज्य से संबंधित न्याय। व्यक्ति से संबंधित न्याय क्या है? प्लेटो न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है, न कि कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए न्याय का अधिकार कर्तव्य पालन बताता है और न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है। और प्लेटो मानव आत्मा के 3 तत्वों से निर्मित राज्य के 3 वर्गों की एकता व समन्वय पर बल देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत श्रम विभाजन, हस्तक्षेप व कार्य विशिष्टीकरण पर अधिक आधारित है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक नागरिक केवल उस कार्य को ही करता है जो उसकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुरूप है। उसका मत है कि नागरिकों को उसकी आत्मा की प्रधान प्रवृत्ति के अनुसार शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को केवल अपने वर्ग से संबंधित कार्य को ही करना चाहिए। साथ ही प्लेटो यह भी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करना चाहिए तथा दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः
प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को विशेष गुण के अनुरूप एक ही कार्य करने का निर्देश देता है। राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है, अतः न्याय सिद्धांत समष्टिवादी है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति का नहीं अपितु वर्ग, उसके वर्ग का महत्व है। प्लेटो राज्य को सवयव यानी शरीर मानता है और उसका न्याय सिद्धांत राज्य में सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दो आचार तत्वों पर बल देता है, शिक्षा व साम्यवाद सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार अभिभावक यानी दार्शनिक और सैनिक वर्ग में सद्गुण का विकास राज्य द्वारा नियंत्रित लंबी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करता है। प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः अभिभावक को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्लेटो आधुनिक न्याय के विपरीत न्याय को नैतिक व मानव आत्मा के अनुरूप चित्रित करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के निम्न आधार पर आलोचना की जाती है। फर्स्ट है, आधुनिक कानूनी धारणा के अनुरूप नहीं अतः व्यवहारिक है। सेकंड है, प्लेटो का सिद्धांत व्यक्ति के कर्तव्य पर बल देता है और व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो के न्याय का कार्य विशेषीकरण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र विरोधी है परंतु अभिजात तंत्र का समर्थन करता है, समर्थक सिद्धांत है। फिफ्थ पॉइंट है, प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्तियां सौंपता है, इस प्रकार निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है। उपरोक्त आलोचना के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत का यह महत्व है कि यह राज्य में नैतिकता की स्थापना करता है। आज के शासकों व नागरिकों को संदेश देता है कि वह नैतिकता के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करें। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, इसका न्याय एक आंतरिक तत्व है। सेकंड पॉइंट है, मानव आत्मा से संबंधित है। थर्ड पॉइंट है, कार्य विशेषीकरण, कर्तव्य पालन, अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। फोर्थ पॉइंट है, सावयवी एकता का सिद्धांत है। फिफ्थ पॉइंट है, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान है। एंड सिक्स पॉइंट है, शिक्षा व साम्यवाद पर विशेष बल देता है। प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रथम शिक्षा सिद्धांत तथा द्वितीय साम्यवाद। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहा है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों में सच्चरित्र और सद्गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। प्लेटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट है, प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। सेकंड पॉइंट है, प्लेटो एथेंस यानी कि बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा यानी सैनिक शिक्षा की शिक्षा पद्धति का समन्वय कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल देता है। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो लंबी शिक्षा पद्धति तथा सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। फिफ्थ पॉइंट है, पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए।
6 पॉइंट है शिक्षा एवं दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया। 7 पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा को प्लेटो शिक्षा नहीं मानता और कुशल विशेषज्ञ या उत्पादक को वह शासक बनने का अधिकार नहीं देता। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। यह विभाजन 2 आधारों पर किया गया है, पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा एक और तो बाल्यकाल से युवावस्था तक के लिए है और दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक और तो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक है और दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए है। प्लेटो की शिक्षा का यह दोहरा कार्यक्रम अग्रलिखित तत्वों पर बल देता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना एवं उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है शिक्षा देने वाले परिवारों की समाप्ति की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस तरह एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। उपरोक्त विशेषताओं से युक्त प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो 3 भागों में विभाजित करता है। फर्स्ट है प्रारंभिक 6 वर्षों तक की शिक्षा है। सेकंड 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा और थर्ड 18 से 30 वर्ष तक की अवस्था तक की शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना में 6 वर्ष तक के बालक को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। 9 से 12 वर्ष तक बौद्धिक एवं शारीरिक शिक्षा तथा साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया गया है। 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। रिपब्लिक में प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की है वह तत्कालीन प्रणाली का सुधार है। यह किसी नई व्यवस्था की योजना नहीं है। इस सुधार में एथेंस के नागरिक के लड़के को मिलने वाली शिक्षा का स्पार्टो के तरुण को मिलने वाली राजनीतिक शिक्षा के साथ समन्वय कर दिया गया था और दोनों की ही विषय वस्तु को काफ़ी बदल दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो शारीरिक साहित्य और संगीतात्मक शिक्षा को सम्मिलित करता है। इसी संदर्भ में क्वायर ने लिखा है कि दर्शन प्रौढ़ावस्था के लिए है, युवावस्था के लिए नहीं। उच्च शिक्षा रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करना है। प्लेटो इस शिक्षा द्वारा चुने गए विद्यार्थियों को 20 और 35 वर्ष की अवस्था के बीच में संरक्षक वर्ग के उच्चतम पदों के लिए तैयार करना चाहता था। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को 2 स्तरों पर स्थापित किया था, 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं। ये विषय थे गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक इन विषयों का अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा की अवस्था थी। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि द्वंद्ववाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में प्लेटो यह धारणा लेकर चला कि शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को ही है। प्लेटो की शिक्षा का औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है, किंतु इतने गंभीर शिक्षण के बाद भी वह शासक की योग्यता हेतु शिक्षण को अपूर्ण मानता है, क्योंकि अभी तक उन्हें
कोरी बौद्धिक शिक्षा ही मिलती है, उन्हें संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। अतः प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष तक की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खड़े उतरने वाले और लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही शासक बनने के अधिकारी हैं। यद्यपि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अनेक कमियां हैं, तथापि इसमें ऐसे निम्नलिखित अनेक आधुनिक तत्व हैं जो वर्तमान युग में भी प्रासंगिक हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, प्लेटो शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता और सद्गुणों का विकास करने को मानता है। वर्तमान युग में नैतिकता का ह्रास हो रहा है, ऐसे में प्लेटो के उद्देश्य को पुनः अपनाने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है, प्लेटो का ये कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। यदि शिक्षा द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हमें बताता है कि शासक को शिक्षित, सर्वगुण संपन्न और सद्गुणी होना चाहिए। यह आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को वर्तमान युग के अनुरूप स्त्री पुरुष दोनों पर बल देता है। फिफ्थ पॉइंट है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों की शिक्षाओं पर बल देता है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए आदर्श का कार्य कर सकता है। सिक्स पॉइंट है, प्लेटो का ये कहना सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है। प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय युक्त आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद पर बल दिया है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः अभिभावक वर्ग में सद्गुणों को बनाए रखने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु साम्यवाद की भी आवश्यकता है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो सकते हैं, अतः शिक्षा के सद्गुणों को बनाए रखने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक शब्द का इस्तेमाल करता है। प्लेटो अभिभावक के लिए दो प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। कौन सी? संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद को स्पष्ट करते हुए कहता है कि उनके यानी कि अभिभावक वर्ग पास केवल उतनी ही व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी जितनी जीवन यापन करने के लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसा आवास अथवा भंडार नहीं होगा जो सबके लिए खुला नहीं हो। उन्हें सोने या चांदी को स्पर्श करना भी निषेध होगा। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का निम्न आधारों पर समर्थन करता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्लेटो के अनुसार संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की आत्मा का प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति की आत्मा है उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। सेकंड पॉइंट है, संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, जिससे उसका विवेक व शासक कुंठित हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो के अनुसार संपत्ति के अधिकार के साथ शासन का आधार योग्यता के स्थान पर धन संपत्ति ले लेगी। फोर्थ पॉइंट है, निजी संपत्ति के अंत के साथ शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता व ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, जिससे राज्य में एकता बनी रहेगी। संपत्ति के साम्यवाद शासक अपना समस्त समय और ध्यान अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि में लगा सकते हैं। परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल है।
और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का एक तर्क और है, वह है नारी जाति की विमुक्ति। प्लेटो के समय यूनान में नारी जाति की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वह घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी। प्लेटो की यह मान्यता थी कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। यह तभी संभव है जब परिवार अथवा विवाह व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। प्लेटो स्त्री और पुरुषों में कोई आधारभूत भेद स्वीकार नहीं करता। इसलिए इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए प्लेटो कहता है कि संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा। शासक स्त्रियां जब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी, और ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना संतान माता पिता को। प्लेटो परिवार के साम्यवाद का निम्न आधारों पर समर्थन करता है। फर्स्ट पॉइंट है, इससे स्त्री भी मुक्त होकर प्रशासन कार्य में भाग ले सकेगी। सेकंड पॉइंट है, परिवारों में संघर्ष का अंत होगा, अंततः राज्य की एकता में वृद्धि होगी। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो के अनुसार श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति इससे संभव होगी। फोर्थ पॉइंट है, अभिभावक जनसंख्या संतुलन का कार्य कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, अभिभावक पारिवारिक कार्यों से स्वतंत्र होकर राज्य के लिए कार्य कर सकेंगे, अतः इससे अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो साम्यवाद का विस्तार पूर्वक विवेचन करता है। इसी कारण मैक्सी जैसे विचारक प्लेटो को प्रथम आधुनिक साम्यवादी कहते हैं। प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु द्वारा आलोचना। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्लेटो की संपत्ति विषयक साम्यवाद की योजना समाज में संघर्ष और फूट की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है। सेकंड पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद विविधतापूर्ण नहीं है और बिना विविधता के बौद्धिकता का विकास नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है, जबकि अरस्तु संपत्ति को एक गुण और एक प्रेरणा शक्ति मानते हैं। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद ऐतिहासिक आधार पर दोषपूर्ण है, क्योंकि समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट है, इससे उत्पादन और वितरण में एक साथ अनुपात नहीं रहता। सिक्स पॉइंट है, प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद अव्यावहारिक है। सेवन पॉइंट है, व्यक्तित्व और परिवार को कुचल कर एकता की स्थापना के प्रयत्नों को उचित नहीं कहा जा सकता। 8 पॉइंट है, स्त्रियों के सामूहिक स्वामित्व की योजना में यौन क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। 9 पॉइंट है, परिवार या स्त्री संबंधी साम्यवाद मानव नैतिकता और पवित्रता पर भीषण आघात करने वाला है। 10 पॉइंट है, सार्वजनिक रूप से बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। 11 पॉइंट है, राज्य के वर्गों में विभक्त कर प्लेटो स्वयं ही उसकी एकता को अस्त व्यस्त करता है। 12 पॉइंट है, प्लेटो के साम्यवाद में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है, जो जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। प्लेटो का साम्यवादी प्रतिक्रियागामी है। राज्य द्वारा श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों के समागम की योजना सर्वथा अव्यावहारिक है। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में समानता। फर्स्ट पॉइंट है, दोनों व्यक्ति की तुलना में समाज और राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। सेकंड पॉइंट है, दोनों व्यक्ति के कर्तव्य पर बल देते हैं। थर्ड पॉइंट है, दोनों वर्ग संघर्ष और शोषण का अंत करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दोनों निजी संपत्ति की संस्था का अंत करने पर बल देते हैं।
5th पॉइंट है, दोनों स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते हैं। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में अंतर। यदि प्लेटोवाद का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटोवाद व साम्यवाद में सतही समानताएं हैं और एक ही दोनों में आधारभूत अंतर भी है, जो निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है, प्लेटो के साम्यवाद का आधार आदर्शवाद या दर्शनवाद है, तो आधुनिक साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है। सेकंड पॉइंट है, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। यह कुशासन एवं भ्रष्टाचार को मिटाकर राज्य की एकता की स्थापना करना चाहता है, किंतु आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। वह आर्थिक शोषण को समाप्त करके आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहता है। थर्ड पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद राज्य को प्रकृति व नैतिक संस्था मानता है, वहीं आधुनिक साम्यवाद राज्य को निजी संपत्ति की व्यवस्था से उत्पन्न एक वर्गीय संस्था मानता है। आधुनिक साम्यवाद के अनुसार जब वर्गहीन समाज की रचना होगी तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद कुलीन तंत्रीय है, जिसमें शासन का नेतृत्व दार्शनिक वर्ग को सौंपा गया है, किंतु आधुनिक साम्यवाद का जन्म ही कुलीन वर्ग की संस्कृति के विरोध में हुआ है और यह जनवादी जनतंत्र का समर्थक है, जिसका उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। फिफ्थ पॉइंट है, प्लेटो की न्याय की धारणा नैतिक एवं आध्यात्मिक दोनों है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के अनुरूप कर्तव्य पालन ही न्याय है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अनुसार न्याय का अर्थ है शोषक वर्ग में आर्थिक समानता की स्थापना करना। 6 पॉइंट है, प्लेटो अपने साम्यवाद में 3 में से 2 वर्गों पर बल देता है और तीनों वर्गों को बनाए रखते हुए वर्ग सामंजस्य पर बल देता है। वही आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष का अंत कर वर्ग विहीन समाज की रचना करना चाहता है। इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद 2 वर्गों पर लागू होता है, इसलिए अर्ध साम्यवाद है। सेवन पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद नगर राज्य तक सीमित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद विचारों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित है और व्यवहार में राष्ट्र राज्य में लागू किया गया है। 8 पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति के साथ साथ परिवार के क्षेत्र में भी लागू होता है, किंतु आधुनिक साम्यवाद केवल संपत्ति के क्षेत्र में ही लागू किया गया है। 9 पॉइंट है, आर्थिक साम्यवाद की दृष्टि से प्लेटो का साम्यवाद उपभोग की क्रिया से संबंधित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधन से संबंधित है। 10 पॉइंट है, प्लेटो शासन वर्ग को राजनीतिक शक्ति तो सौंपता है, किंतु उसे आर्थिक शक्ति से वंचित रखता है। प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था करता है। आधुनिक साम्यवाद सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में सर्वहारा को राजनीतिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी प्रदान करता है। 11 पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद शांति पर आधारित है, तो आधुनिक साम्यवाद क्रांति पर आधारित है। 12 पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद पूर्णतः अव्यावहारिक है और इसीलिए इसे कभी व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, किंतु आधुनिक साम्यवाद को राज्य के अंतर्गत व्यवहारिक रूप में अपनाया गया है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।